नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। खास मुलाकात में हम आपकी जो मुलाकात कराते हैं देश की उन तमाम हस्तियों से कराते हैं जिनका समाज और राजनीति में अपना एक सरोकार है। ऐसी ही आज एक हस्ती उत्तर प्रदेश से हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा बड़ा घराना है जिन्होंने बरसों उत्तर प्रदेश पर राज किया है और पिछली जो सरकार थी वो उसी घराने की थी और उसी घराने के एक युवा सांसद आज हमारे साथ होंगे और तमाम वो सवाल जो उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता जानना चाहती है वो तमाम सवाल आज हम उनसे करेंगे। आज हमारे साथ बदायूं से सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। सबसे पहला सवाल, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं और उस घराने से आते हैं जिस घराने ने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काफी अरसे तक राज किया है, पहला सवाल यही होगा कि 100 दिन योगी सरकार पूरे कर चुकी है। तमाम बड़े बड़े वादे किए गए थे। इन 100 दिनों का जो सरकार आज कह रही है कि उन्होंने बहुत वादे जो किए थे वो पूरे किए हैं, क्या लगता है आपको इन 100 दिनों की सरकार आपको कैसी लगती है? देखिए, जहां तक सरकार का सवाल है और इस सरकार के कामों के आकलन हम इस बात से कर पाएंगे कि चुनाव के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चाहे अपने घोषणा पत्र के माध्यम से या जनता के बीच अपने भाषणों और बयानों के माध्यम से जो जनता को भरोसा दिलाया था और उस आधार पर जनता ने सहयोग भी किया, समर्थन भी किया और एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल। और आज मैं कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की जनता निराश हो रही है पूरी तरह से और लोग याद कर रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार के किए हुए कामों को, क्योंकि पिछले 4 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका और इस 4 महीने में केवल तमाम योजनाओं की बात केवल जांच की या योजनाओं के नाम परिवर्तित करने की या योजनाएं खत्म करने के अलावा कोई भी नया काम नहीं किया है। जो योजनाएं माननीय अखिलेश यादव जी ने बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लागू की थी उन योजनाओं को भी खत्म किया है या उनका स्तर गिराया है। डायल 100 का स्तर गिरा है, समाजवादी पेंशन खत्म की है, समाजवादी आवास खत्म किया है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो योजनाएं आम गरीबों के लिए माननीय अखिलेश जी ने शुरू की थी और बेहतर संचालित की थी 5 साल तक, आज उन योजनाओं को खत्म किया है। जहां तक सवाल इनके चुनाव के वादों का है, इन्होंने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारेंगे और समाजवादी सरकार के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को पेश किया था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम घटनाएं अगर जिक्र करेंगे तो शायद प्रदेश का कोई जनपद नहीं जिस जनपद के अंदर बड़ी से बड़ी गंभीर घटनाएं ना हो। चाहे इलाहाबाद के नवाबगंज का सवाल हो, मथुरा का कांड हो, जेवर का कांड हो या रामपुर का कांड हो, जालौन में जिस तरह से हमारी बहनों के साथ वहां रेप हुआ, आज उत्तर प्रदेश का कोई जनपद नहीं बचा है। सहारनपुर आज भी सुलग रहा है। कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर इन्होंने कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन कहा यह जाता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था उसको पूरा करने में समय लगेगा, वक्त लगेगा। यही सरकार बार बार दावा कर रही है कि अभी समय लगेगा, अभी वक्त लगेगा, हालांकि 100 दिन पूरे कर चुकी है। तो ठीक रहा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सर पर ही अभी भी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल है, बहुत पुरानी और अनुभवी पार्टी है और कई प्रदेशों में सरकार चला चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी चलाई और आज देश की सरकार भी और चला रहे हैं। ये बातें और ये सवाल उनको और इस बात का एहसास उस समय होना चाहिए था जब वो चुनाव में भाषण दे रहे थे। भाषण जिस समय दे रहे थे वो कह रहे थे शपथ से और नाइट हम ये चेंज कर देंगे, शपथ ग्रहण के साथ ही 24 घंटे में ये चेंज होगा, पहली कैबिनेट की बैठक में परिवर्तन करके दिखाएंगे और तमाम तरीके की बातें उन्होंने की थी। ये समाजवादियों ने नहीं कहा था कि आप ऐसी बातें करो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोची समझी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस के बीच में इस तरह की बातें उन्होंने की थी, समाजवादियों ने नहीं की थी। और समाजवादियों ने जो बातें की थी, 5 साल के लिए जो वादे किए थे, वो वादे से कई गुना ज्यादा माननीय अखिलेश यादव जी ने काम करके जनता के बीच दिखाया है। हालांकि आपका नारा था काम बोलता है को कारनामे बोलता है, ये परिवर्तित किया गया। क्या लगता है, काम बोलता है कारनामे बोलते हैं, ये 2 वाक्य अलग अलग हैं, यही है क्या आपके लिए हथियार बना? चुनाव परिणाम के बाद जो पहली प्रेस मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करने से पहले माननीय अखिलेश जी ने की थी, मैं साथ में था और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हम लोगों को समझाने में असफल हुए और भारतीय जनता पार्टी के लोग बहकाने में सफल हुए। तो मैं ये मानता हूं काम आज भी हमारा है और वही काम आज लोगों को याद कर आ रहा है। 4 महीने में हमने कोई काम नहीं किया है, काम तो उसी कार्यकाल का किया हुआ है। जनता ने फिर सरकार को क्यों परिवर्तित हम स्वीकार रहे हैं, हम लोग नहीं समझा पाए अपने कामों की उपलब्धियों को, नहीं जनता को समझा पाए, लोग बहका ले गए। उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं, 2014 के लोकसभा के चुनाव के समय वादा किया गया था देश के किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे और आज पूरे हिंदुस्तान का किसान आंदोलित है। तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पर किस हालत में आंदोलन कर रहे हैं आपके सामने, महाराष्ट्र का किसानों की स्थिति आपके सामने, मध्य प्रदेश में जिस तरह से किसानों के साथ जो घटनाएं वहां की सरकार ने की, वहां की पुलिस ने की है, राजस्थान में
उत्तर प्रदेश में भी तमाम घटनाएं हो रही हैं। अगर मोदी जी की सरकार ने 1.5 गुना समर्थन मूल्य लागू किया होता किसानों को, तो आज मैं कह सकता हूं देश के अंदर किसी भी प्रांत के अंदर किसानों को आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किसानों से वादा किया उसे पूरा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा था कि जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर किसान हैं जिनके ऊपर कर्ज है बैंकों का, उस कर्ज को हम माफ करेंगे, पहली कैबिनेट की बैठक में माफ करेंगे। अब बजट आया है, अब बजट के बाद अब मापदंड भी आएंगे कितने किसानों का कितना कर्ज माफ कर रहे हैं। और मैं समझता हूं जब ये पूरी सिचुएशन सामने आएगी तो उत्तर प्रदेश का किसान भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से असंतुष्ट। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो शायद उत्तर प्रदेश की जनता आज भी जानना चाहती है कि आखिर हार का क्या कारण था। जो समाजवादी पार्टी इतनी जबरदस्त भूमिका उत्तर प्रदेश में निभा रही थी वही हार जाती है, क्या कारण है? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी जितने में 2012 में जितना वोट लेके सरकार बनाई थी, 2017 के चुनाव में भी उतना ही वोट मिला है। वोट हमारा समाजवादियों का कम नहीं हुआ, यानी आपका परसेंटेज बराबर है। परसेंटेज हमारा जहां था, जिस परसेंटेज पे हमने सरकार बनाई थी, आज भी उसी परसेंटेज पे हम खड़े हैं। लेकिन ये अलग बात है कि और जो वोट थे, चाहे बीएसपी का वोट घटा हो या और वोट भी इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, इस बात से इनकार नहीं, उन्होंने हमसे ज्यादा वोट लिया है और इसीलिए आज उस सरकार में। लेकिन मैंने पहले कहा, फिर मैं दोहराता हूं कि लोग बहकाने में सफल हुए, हम समझाने में सफल नहीं हो पाए। यानी लोगों ने आपकी बात नहीं समझी, नहीं समझ पाए, हम नहीं समझा पाए। लोगों को मैं क्या दोष दूं, हम अपने आप को दोष देने को तैयार हैं कि हम नहीं समझा पाए। क्या कारण मानते हैं? क्या परिवार का जो झगड़ा था, क्या मानते हैं कि वो भी एक कारण था कि लोगों को लगने लगा था कि पारिवारिक लड़ाई शुरू हो चुकी है, शायद आने वाले समय में नहीं, अगर इस तरह का कोई कारण होता तो शायद हमारे वोट कम हो जाते। वोट हमारे कम, परिवार का झगड़ा, आपको नहीं लगता परिवार का झगड़ा कहीं ना कहीं आप लोगों की हार का कारण बना? क्योंकि हमारे वोट कम नहीं हुए, इसलिए हम इस बात को नहीं स्वीकारेंगे। हम ये मानते हैं कि जनता के बीच जो हमने विकास किया, तरक्की की, खुशहाली लाए, उसको हम नहीं समझा पाए। बीजेपी के लोग बहकाने में सफल हुए और किस किस लेवल की झूठ बातें की। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर आज कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता क्यों नहीं बहस कर रहा है? आज क्यों नहीं बहस कर रहे हैं लोग किसानों के सवाल पर? आज क्यों नहीं 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की 2014 में बात की गई थी और आज 3 साल बीतने के बाद 6 करोड़ नौजवानों को देश में रोजगार मिलना चाहिए था। 6 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलना तो बहुत दूर की बात रही। नोटबंदी के माध्यम से मैं कह सकता हूं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, ये आफ्टर इफेक्ट अब दिख रहे हैं नोटबंदी के। लोग किस तरह से बेरोजगार हुए, लोगों के व्यापार किस तरह से। लेकिन नोटबंदी के बाद ही चुनाव हुआ और लोगों ने स्वीकारा नहीं, लोगों के सामने चीजें आएंगी, उसके आफ्टर इफेक्ट अब आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, उस समय तक जब तक वोटिंग थी इफेक्ट नहीं थे, अभी आफ्टर इफेक्ट आ रहे हैं बेरोजगारी का। आज आप किसी भी देश की जिसको सबसे आप मान्यता प्राप्त एजेंसी मानते हो, संस्था मानते हो, रिपोर्ट्स की, चाहे गवर्नमेंट की रिपोर्ट, लेकिन वित्त मंत्री कहते हैं कि जीडीपी में ग्रोथ हुआ है। वित्त मंत्री जी ने किस तरह से आंकड़ों का मकलजाल फैलाया है, जादूगरी की है, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उस बहस में हम नहीं जाना चाहते हैं। आगे जीडीपी बढ़ी तो क्यों नहीं रोजगार बढ़ा, मेरा सवाल है वित्त मंत्री से। और रोजगार बढ़ा है तो किस सेक्टर में बढ़ा है? और जिस सेक्टर के लोग नोटबंदी के बाद बेरोजगार हुए, किस सेक्टर में उनको रोजगार दे रहे हैं? खेती, आज देश के अंदर प्रतिदिन 2300 किसान छोड़ने को तैयार खड़ा है। लाखों किसान, करोड़ों किसान खेती छोड़ने के लिए तैयार हैं। यह आंकड़ा मेरा नहीं, भारत सरकार का है। जितने भी सेक्टर हैं देश के अंदर पूरी तरह से चौपट हो रहे हैं, डे बाय डे मैन्युफैक्चरिंग चौपट हो रही है। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश अपने में एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अलग अलग तरह का व्यापार, अलग अलग तरह का कास्ट है वहां पर। अगर मैं मुरादाबाद की बात करूं, पीतल नगरी है, नगीना की बात करूं, मैं कानपुर की, फिरोजाबाद की, हर जगह की आप बात उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। ऐसे में नोटबंदी लागू होने के बाद से आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो कारोबार है वो कम हुआ है? उत्तर प्रदेश का तो हुआ ही हुआ है। उत्तर प्रदेश के साथ देश का हर कारोबार चौपट ही हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है और चीजें अब इफेक्ट सामने आ रहे हैं। और जो रिपोर्ट्स आएंगी आगे आने वाले समय में, आपको लगता है जीएसटी से कुछ सुधार होगा? देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा है। जीएसटी को कितना मानते हैं आप? जहां तक मेरा पर्सनल, मैं कह सकता हूं कि मुझे कोई सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि देश का व्यापारी इससे परेशान है। और जहां व्यापारी परेशान होगा, किसान परेशान होगा, तो देश की ग्रोथ की कल्पना मैं समझता हूं व्यर्थ है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आप सांसद भी हैं और उस पार्टी से आते हैं जिसने कई साल सत्ता में राज किया है। उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है राम मंदिर मुद्दा। राम मंदिर पर आप क्या कहेंगे? राम मंदिर को हमेशा एक हथियार की तरह से वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या लगता है आपको कि राम मंदिर बनेगा या सिर्फ राजनीति का केंद्र रहेगा? देखिए, इस पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग आज से नहीं, 1990 से पहले से कर रहे हैं, अडवाणी जी की रथ यात्रा के समय से। और उस मुद्दे पर आदरणीय नेताजी ने हमेशा अपना पक्ष रखा, समाजवादियों ने पक्ष रखा, माननीय अखिलेश जी ने भी अपना उसी पक्ष को आगे बढ़ाते हुए
हमेशा कहा या तो सहमति बने या न्यायालय का जो फैसला हो सर्वमान्य हो। मामला चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में इस समय विचाराधीन है, इसलिए मैं नहीं समझता इस मुद्दे पर कोई भी चर्चा की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया जाता है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी की वजह से उस समय से लेकर और आज तक राम मंदिर का निर्माण रुका रहा, सरकार ठीक से पैरवी नहीं कर पाई। जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, दूध भी पिला सकते हैं गणेश जी को, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मसला इतना गंभीर, सेंसिटिव, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ, उसमें जो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा समाजवादी पार्टी भी स्वाभाविक तौर पर उसको स्वीकारेगी। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहता है कि इस तरह के मुद्दे आखिर राजनीति में क्यों उठाए जाते हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, गौ हत्या हो या 3 तलाक जैसे मुद्दे हों। ये जो लोग उठा रहे हैं उनसे आप सवाल नहीं करोगे। जो लोग इन मुद्दों से हमेशा परहेज भी किए और परहेजी नहीं किए, हमेशा चाहें कि जो सही हो, तथ्यपरक चीजों जनता के बीच जाए, समाजवादी ने तो हमेशा ही बात उठाई, हर मुद्दे पर उठाई। लेकिन जो लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे थे, जो लोग इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे, जो लोग इन मुद्दों पर भाषण दे रहे थे, मेरा निवेदन है आपसे कि सवाल उनसे करेंगे तो शायद बेहतर जवाब मिलेगा। गौ हत्या को लेकर के आप क्या कहेंगे? गौ हत्या के नाम पर लगातार देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है जो इस तरह से देश में आए दिन गौ हत्या के नाम पर मारपीट, गुंडागर्दी? देखिए, गौ हत्या देश की कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिस पर इतनी बड़ी बहस की आवश्यकता थी। उसके लिए कुछ कानून, उस कानूनों का पालन। मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीट एक्सपोर्ट क्यों नहीं रोका? अगर उन्हें इतना ही परहेज था तो आज तक क्यों नहीं रोका? गौ हत्या के नाम पर जिस तरह से पूरे देश के अंदर लोग गुंडाई कर रहे हैं, या जो आवारा गाय हैं या ऐसी गाय जिनका किसानों को इस्तेमाल नहीं है, उनके लिए क्या इंतजाम सरकार ने किया है? भारत सरकार ने कोई बजट दिया है क्या? प्रदेश सरकारों ने क्या कुछ बजट का इंतजाम किया है? क्या उनके लिए बड़े बड़े गौशाले बनाए हैं? उनकी मूलभूत समस्या में जाने की, समाधान की जरूरत है। समाधान में नहीं कोई जा रहा है, केवल उसको राजनीतिक मुद्दे के तौर पे किस तरह पेश कर सके, कैसे फायदा ले सके, इसके आगे किसी का इंटरेस्ट नहीं। आपका क्या मानना है? गौ हत्या के नाम पर लगातार देश का माहौल जो खराब हो रहा है, आप क्या मानते हैं? क्या ये होना चाहिए? किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि पहलू खान किसी भी मुद्दे पर लोगों को भड़काने का, लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, उन भावनाओं का उपयोग और दुरुपयोग करके चुनाव का लाभ लेने का नहीं होना चाहिए। इस देश की राजनीति शुद्ध रूप से लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए और सकारात्मक विकास के लिए होनी चाहिए, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया उत्तर प्रदेश के अंदर। उनके पूरे चुनाव के भाषण को आप उठाओगे तो उन्होंने किसी भी ऐसे मुद्दे को जिस पे भड़का सकते थे कभी नहीं भड़काया। सिर्फ और सिर्फ बात की तो सिर्फ विकास की, तरक्की की, प्रदेश की खुशहाली की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने उनको वोट दिया है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, चूंकि 3 तलाक का मुद्दा उठाया, मुस्लिमों की रक्षा के लिए उठाया गया ऐसा मुद्दा। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में उठाया गया 3 तलाक का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए सटीक साबित हुआ? देखिए, इन मुद्दों पे मैं नहीं जाना चाहता। जो बातें आई, जो जनता ने जनादेश दिया, उस जनादेश को हमने स्वीकार किया और इतनी साफगोई से कि हमने अपनी बात को नहीं समझा पाया, इससे बड़ा मैं नहीं समझता कि कोई और रास्ता हो सकता था जनादेश को स्वीकारने का। उसको स्वीकारा है। आज मेरा योगी जी से, चाहे मोदी जी से इतना ही कहना है कि जिन वादों को लेकर जनता के बीच आप गए थे, जो बातें आपने जनता के बीच कही, आप उनको पूरा करके दिखाइए। जनता ने आपको लखनऊ, दिल्ली, हर जगह जनादेश दिया है। उस जनादेश का सम्मान करते हुए जो कल्याणकारी योजनाओं की आपने बात की थी, विकास की, तरक्की की, खुशहाली की, सीमाओं की सुरक्षा की, रोजगार देने की, ये जो तमाम बातें आपने की थी, उन बातों को पालन करिए। आज जनता ने आपको जनादेश दिया है, दोनों जगह आपकी सरकार है, सरकार आप चला रहे, तो उनको पूरा करिए। सबका साथ सबका विकास की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हम सबका साथ सबका विकास के नारा जो है उसकी तर्ज पर हर धर्म, हर मजहब, हर जाति को लेकर के चलते हैं। लेकिन जिस तरह से देश का माहौल है, आपको लगता है कि वो सबका साथ सबका विकास का नारा सही है? देश का मैं कह सकता हूं, आज किसान परेशान, नौजवान परेशान, व्यापारी सड़कों पर है। और अगर हम बात करेंगे वर्ग वाइज, देश के अनुसूचित जाति के साथ अन्याय हो रहा है, पिछड़ों के साथ भेदभाव चल रहा है, अकलियत के भाइयों के साथ लगातार उनको किसी तरह से मैं कह सकता हूं किसी न किसी मुद्दे के माध्यम से उनको डराने का, धमकाने का प्रयास हो रहा है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस सब में ये लोग आते हैं मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की नजरों में, ये लोग आते कि नहीं आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कम से कम देश के अंदर 85 से 90% लोग ऐसे हैं जो सरकार की तमाम योजनाओं से पूरी तरह असहमत हैं
या परेशान। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत की लहर जारी है। आपको नहीं लगता अगर लोग असंतुष्ट होते तो शायद इतना जबरदस्त विरोध? लोग शायद समझेंगे, आगे समझेंगे। ऐसा नहीं कि वो चुनाव जीत रहे हैं तो उनकी हर बात सही है। आप उनके चुनाव के घोषणा पत्र को पढ़िए और आज उनकी सरकार की उपलब्धियों को देख लीजिए, क्योंकि हर चुनाव दर चुनाव मुद्दे चेंज किए जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है, मुद्दों से भटकाने की राजनीति हो रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल रहेगा, उत्तर प्रदेश में आपका सबसे बड़ा घटक दल कांग्रेस रहा। कांग्रेस आपके साथ मिलकर के चुनाव लड़ी। आपको लगता है कि कांग्रेस का साथ होना आपके लिए घातक साबित हुआ? देखिए, जहां तक सवाल फैसला है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया वो फैसला सही है। क्यों लिया, किन परिस्थितियों में लिया, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का अपना अप्रोच हो सकता है। और आज हम कह सकते हैं कि बहुत विपरीत परिस्थितियों हम लोग चुनाव लड़े, बावजूद इसके हमारा वोट बैंक आज भी हम सुरक्षित है। आगे गठबंधन जारी रहेगा कांग्रेस से, आपको लगता है? इस मुद्दे पर मैं सोचता हूं राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला लेना है, जो भी फैसला होगा बेहतर फैसला होगा। बिहार को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार का तख्ता पलट, एकदम से नीतीश लालू को छोड़ते हैं और बीजेपी के साथ आकर खड़े होते हैं, आपको लगता है कि वही हाल कभी उत्तर प्रदेश में भी हो सकता था अगर कांग्रेस ऐसे में आपके साथ होती तो? जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार के सवाल में मैं समझता हूं नीतीश जी ने लालू जी को और पूरे बिहार के जनमानस को, जिन्होंने भी इस गठबंधन को, महागठबंधन को वोट दिया था, उन सबके साथ धोखा किया है। क्योंकि उस समय कह रहे थे कि मैं बर्बाद हो सकता हूं लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जा सकता, आरएसएस को नहीं बढ़ते देख सकता। ये तमाम बातें किसी और ने नहीं कही थी, नीतीश जी ने कही थी। आज समय वो है कि लोगों को, नीतीश जी को उन बातों को याद करना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा। और जब उनकी कही हुई उस समय की बातों का आज उन्होंने खुद ही पलट दिया, तो आज जो बातें कह रहे हैं इसको भी नीतीश जी कब पलटेंगे, ये नीतीश जी के अलावा शायद। यानी नीतीश जी राजनीति में पलटने की राजनीति करते हैं? बिल्कुल। जो उनके बयान थे आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, इस बिहार के चुनाव के समय थे, उससे पहले जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा था, उसके बाद मांझी जी को बनाया था, फिर मांझी जी से छीनी थी कुर्सी, तो एक नहीं कई घटनाएं सामने हैं। और मैं समझता हूं जब जनादेश जनता ने दिया था महागठबंधन को, तो नीतीश जी को या तो उस गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए था, और किन्हीं परिस्थितियों में कोई मतभेद थे, किसी मुद्दे पर सहमति थी, तो या तो बातचीत के माध्यम से निपटाते, नहीं तो जाते चुनाव में। चलिए, तमाम ऐसे सवाल हैं जो देश की जनता जानना चाहती है, लेकिन छोटे से एक बार फिर स्वागत है हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी के युवा सांसद बदायूं से धर्मेंद्र यादव जी हैं, जो तमाम वो सवाल जो देश की जनता जानना चाहती है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है, उन सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। धर्मेंद्र जी, एक सवाल बहुत देर से मेरे मन में है। बीजेपी के सांसदों के साथ जब मैं बैठता हूं तो वो कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों को काम नहीं करने दिया जाता था, सरकार से हमें उस तरह का समर्थन नहीं मिलता था जिस तरह का मिलना चाहिए था। क्या वजह थी ऐसी कि आप आखिर बीजेपी के सांसदों का समर्थन नहीं करते थे, उनको साथ नहीं लेकर के चलती थी सरकार, उनको अपना सांसद नहीं मानती थी? देखिए, जहां तक सवाल सरकार का है, माननीय अखिलेश जी की सरकार का, पिछली समाजवादी सरकार का, समाजवादी सरकार ने बिना भेदभाव के काम करके दिखाया है। और आज किसी भी इवन राजनीतिक कारणों से कोई भी डिसीजन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ जो महानगर, जो कि मैं समझता हूं देश के गृह मंत्री राजनाथ जी का क्षेत्र है, बिल्कुल, लखनऊ मेट्रो ऐसी योजना, आईटी सिटी को लाना, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाना, तमाम ऐसी योजनाएं प्रदेश की जनता के बीच हैं जिसमें कभी भी किसी तरह के राजनीतिक मतभेदों के कारण कोई भी निर्णय नहीं हुआ। ये लोग, जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, उनके पास जनता के बीच कहने के लिए इसके अलावा कुछ है नहीं कि सरकार ने काम नहीं करने दिया। अगर सरकार ने काम नहीं करने दिया तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो इस सरकार से काम करा के दिखा दो। मैं खुद पूछना चाहता हूं सांसद के तौर पे, सांसद आदर्श गांव, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना आई, 4 बजट भारत सरकार ने पेश किए, अब तक 4 बजट मिला के भी भारत सरकार ने किसी भी सांसद आदर्श गांव के लिए एक भी पैसे का आवंटन नहीं किया है। तो हम पूछना चाहते हैं देश की सरकार से कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी, हम सांसदों के ऊपर भी दबाव था कि आदर्श गांव चुनिए, गोद लीजिए, हमने भी एक गांव चुना, लेकिन भारत सरकार से एक पैसा नहीं मिला। यानी कि वो जो योजना थी वो कहीं ना कहीं अभी अधेर में पड़ी हुई है। नहीं, पूरी तरह से। यदि सांसदों ने सांसद निधि का इस्तेमाल न किया हो, या इवन माननीय अखिलेश यादव जी ने योजनाएं चला रखी थी, उन योजनाओं के माध्यम से मैंने अपना गांव विकास भी किया है,
जनेश्वर मिश्रा योजना थी सरकार की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया योजना थी सरकार की, ग्राम विकास योजना। उस आधार पर हमने अपने खुद जो मैंने गोद लिया गांव जरीफ नगर, और मैंने वो गांव इसलिए गोद लिया क्योंकि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और हमारे जिले के प्रथम सांसद थे चौधरी बदन सिंह जी, उनकी जन्मभूमि को मैंने गोद लिया। लेकिन मैं भारत सरकार की तरफ देखता ही रह गया कि शायद कोई योजना आए और मैं उस गांव के लिए कुछ करूं। उस गांव के लिए कुछ आए, नहीं आया आज तक। 4 बजट पेश होने के बाद भी नहीं आया। तो ये लोग जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनसे हमारा इतना ही अनुरोध है कि आज उनकी सरकार है, जरा आप विकास करके दिखाएं। सांसद होने के नाते आप अपने क्षेत्र में कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार पर आपके आरोप लगता रहा है कि सांसद होने के नाते उनको काम नहीं करने दिया। क्या आपको भी कोई समस्या आती है? देखिए, मैं समस्या को जो अगर आती भी है, अगर आएगी भी, तो मैं फेस करूंगा। मैं इस तरह की बहानेबाजी में ना कभी फंसाऊं ना फंसूंगा। समाजवादी को मौका, इसमें कोई डिबेट नहीं कि जो हम लोग के संसदीय क्षेत्र हैं, आपके बदायूं से लेके इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, आजमगढ़ तक, इनके साथ सौतेला व्यवहार तो हो ही रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के सामने संघर्ष करना पड़े या दिल्ली में संघर्ष करना पड़ेगा, हम अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे, क्योंकि जनता ने इसी उम्मीद के साथ चुन के भेजा है। और जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आज मैं कह सकता हूं फख्र के साथ कि हमारे बदायूं जनपद के अंदर, जो कि पिछड़े जनपदों में गिना जाता था, आज बदायूं को कोई भी पिछड़ा जनपद नहीं मानेगा। इतना काम माननीय नेताजी की सरकार में हुआ पिछली में, और उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी का पूरा आशीर्वाद रहा। दोनों सरकार मिला के आज बदायूं को हम लोग विकसित कर पाए। तो इस तरह से काम करने वालों के लिए बहुत रास्ते हैं, न करने वालों के लिए बहुत। अभी मेट्रो का आप जिक्र कर रहे थे, मेट्रो परियोजना आप लोगों के सामने की लाई हुई मेट्रो परियोजना है आपकी सरकार। उससे पहले मायावती जी ने आप पर आरोप लगाया कि हमारी योजना थी, अब बीजेपी उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। आपको लगता है कि विकास कार्य जरूर होते हैं, लेकिन पार्टियां उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट लेने की कोशिश करती हैं, और जो योजनाएं आपकी सरकार की थी, या तो उनका इंप्लीमेंट किया गया है, या जैसे स्कूलों की किताबें थी, समाजवाद के नाम पर छपी हुई किताबें, या स्कूलों के जो बैग थे बच्चों के, उन पर अखिलेश यादव जी का फोटो होना, उसको हटवाना, क्या ये आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार के फंड पर? ये बड़ी अशोभनीय चीजें हैं जो कर रही है योगी जी की सरकार। स्वाभाविक तौर पर जो भी योजनाएं कोई भी सरकार चलाती है, उस सरकार की अपनी योजनाओं के नाम भी होते हैं, उनके अपना प्रचार प्रसार भी होता है, लेकिन वो उस कार्यकाल तक होता है। आज सरकार बदल गई, योगी जी और बेहतर कोई योजना चलाएं, जो बच्चे छूट गए उन तक भी बैग पहुंचाएं, और कोई काम करें, जो चाहें, जो अपने उनके दिल में तमन्ना हो उसको नाम रखें, उस बात पे हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति इस बात पे अगर माननीय अखिलेश यादव जी की फोटो उस समय के बैग बटे हुए हैं, उसमें ये तो नहीं बच्चों को कहा गया था केवल अखिलेश जी के कार्यकाल तक आपको इस्तेमाल करना है। बच्चों के पास पुराने बटे हुए बैग हैं, तो वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पर कालिक पोती जा रही है। इससे ज्यादा अशोभनीय बात नहीं हो सकती। प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बहुत सारी योजनाएं थी जो समाजवाद के नाम से थी, समाजवादी पेंशन योजना, समाजवाद बसों पर लिखा होता, उन सबको हटाने की इस वक्त मुहिम प्रदेश सरकार की है, और उन सबको खत्म किया जा रहा है। आपको लगता है कि हटाने में भी एक फंडिंग खर्च होगी? स्वाभाविक तौर पर मैं कहता हूं, समाजवाद शब्द जो है हमारे देश के प्रेम्बल का एक महत्वपूर्ण अंग है, संविधान के प्रेम्बल का। तो ऐसे में समाजवाद शब्द से इतनी नफरतें हो सकती है, तो कहीं ना कहीं देश के संविधान में भी इनकी आस्था है कि नहीं, इस बात को सोचना पड़ेगा। देखिए, राजनीति जो है वो परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन राजनीति परिवर्तन माना जाता है। अगर कल को अगर आपकी सरकार आती है, तो क्या आप भी वही सब करेंगे जो आज समाजवादियों ने नहीं किया? 5 साल सरकार आपके सामने थी, एक भी योजना बताइए जिसमें सौतेला व्यवहार किया हो, एक भी योजना बताइए जिसके नाम को परिवर्तित किया हो? कहीं भी नहीं किया समाजवादियों ने 5 साल आपके क्या सामने। आने वाले समय में आप राजनीतिक? समाजवादी लोग कभी भी छोटी सोच से नहीं, समाजवादी लोग हमेशा देश को बनाने के लिए, देश की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, और समाज के आम व्यक्ति, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसके चेहरे पे चमक लाने का प्रयास किया है और करेंगे। अगला अगर चुनाव बात करूं तो 2019 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव रहेगा आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा सांसद उन्हीं के हैं। ऐसे में क्या योजना है समाजवादी पार्टी की 2019 के लिए? देखिए, योजना आपको बता देंगे तो योजना ही नहीं हो रह जाएगी। जनता जानना चाहती है आज के। देखिए, जहां तक जनता का सवाल है, जनता की भी समाजवादी पार्टी हर चुनाव में अपने घोषणा पत्र के साथ गई। जब जब मौका दिया जनता ने प्रदेश और देश की सेवा का, उस सरकारों में जो हम लोगों ने काम किए, या आगामी चुनाव के बाद बनने वाली सरकारों के लिए जो हमने सपने देखे, वो सपने लेके जनता के बीच गए और जाएंगे। और मुझे यकीन है, भरोसा है, शायद हम 2017 में नहीं समझा पाए, लेकिन 19 तक आते आते हमारी उन्हीं योजनाओं को लोग समझेंगे भी,
और हम लोगों को बड़ा समर्थन देंगे आने वाले समय में। 2019 में क्या आप कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ेंगे या वो भी वैचारिक रहेगा? ये बड़े फैसले हैं, इन फैसलों को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। जहां तक मैं समझता हूं ये मेरे स्तर की बातें नहीं। नाराजगी कैसे दूर होगी 2019 तक? किनकी? परिवार की बात कही जाए तो परिवार में जिस तरह की नाराजगी उसको कैसे दूर किया जाएगा? नहीं, वो सब दूर हो जाएगा। आपको लगता है? 100% विधानसभा चुनाव निकला है पिछला, मुझे 200% यकीन है सब कुछ दूर होगा, सब ठीक हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, बेहतर से बेहतर होगा। सांसद जी, आप कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की मुहिम को पूरा करने के लिए आपने लैपटॉप दिए लोगों को, लेकिन वहीं विपक्ष आप पर आरोप लगाता है कि लैपटॉप के बदले आपने वोट खरीदने की राजनीति करी। नहीं, ये तो गलत बात है। तो कोई भी योजना न चलाइए, फिर योजना तो लोगों तक जाएगी, स्वाभाविक है, प्रदेश के लोगों तक ही योजना जाएगी। देश भारत सरकार चलाएगी तो देश के लोगों तक जाएगी। ये तो कहीं एग्रीमेंट नहीं हुआ था। जो बेहतर लोग काम कर रहे थे, जो बेहतर पढ़ाई कर रहे थे नौजवान, उनसे जाके बात करिए आप। जिन नौजवानों के हाथ में मिला है, जिन बहन बेटियों के हाथ में लैपटॉप पहुंचा, उनसे बात करिए, तो आप पाओगे कि माननीय अखिलेश जी ने लोगों को किस तरह से प्रमोट करने की कोशिश की है। अब लोगों को मौका है। अभी तो लोग बहाना बना रहे थे, कोई कह रहा था हमारी प्रदेश में सरकार ने इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे। आज प्रदेश की जनता ने वो भी मौका दे दिया कि आपके पास कोई बहाना भी नहीं, प्रदेश की भी सरकार आपकी है, दिल्ली की भी सरकार आपकी है। अब दोनों घोषणा पत्र को उठाइए, 2014 में जो आपने पेश किया था और 17 में, और दोनों को मिला के जनता की सेवा करिए। और नहीं कर पाएंगे तो जनता अपने आप समीक्षा करेगी 19 और 22 में। इसलिए मुझे कोई इस बात में संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के काम से बेहतर कोई काम ना कोई कर पाया, ना आने वाले समय में कोई कर पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धर्मेंद्र यादव जी साफ कह रहे थे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम किया है वो कोई सरकार नहीं कर पाई, और उम्मीद ये भी है कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता उनके कामों को याद करके एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार सूबे में लेकर आएगी। आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।